सो हेलो गाइज, मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ एक बहुत ही रिसर्च टॉपिक पे, जो कि मैंने बहुत इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी 10, 12, 15 घंटों की 2-3 दिन की मेहनत यहाँ पर लगी हुई है। एक पिछले 10-15 साल के पेपर्स को हमने एनालाइज किया है बैठ करके, और फिर हमने क्या निकाले हैं, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे सवाल आते ही आते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको इनके अलावा कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका 180 में 180 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहाँ से हर साल सवाल बनते हैं, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से आते ही हैं। तो मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है कि बाकी टॉपिक्स छोड़ दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लो तो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। और वैसे भी अगर तुमने चैप्टर पूरा का पूरा नहीं पढ़ा है तो एक दो टॉपिक तुमको बीच के टॉपिक तुमको समझ में नहीं आएंगे, तो ऐसा इससे आपका ये हो जाएगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर तुमको जब तुम एग्जाम में जाओगे, मान लो तुम्हारा कल एग्जाम है या फिर तुम्हारा 1 महीने बाद एग्जाम है, तो तब तुम रिवीजन करोगे तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। मुद्दा ये है, ठीक है। मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने, तो आप मिसलीड नहीं होना है। टॉपिक्स पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से 70% 80% सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो पिछले 10-15 साल के पेपर्स मैंने, मेरी टीम ने बैठ करके देखे हैं, फिर इन टॉपिक्स को हमने निकाला है, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे बात करने की तो क्या ही है बात। टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2024, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा टॉपिक इसमें से ईजी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा थोड़ा सा टफ है, ठीक है। एक बहुत जनरल पॉइंट में बहुत जनरल बात मैं करूँगा। हो सकता है किसी बच्चे के लिए जो मैं इजी बोलूँ वो टफ हो, या फिर किसी के लिए जो मैं टफ बोलूँ वो इजी हो। मैं बहुत जनरल बात करूँगा, जो मैंने 2-4-5 साल में बच्चे देखे हैं, 2 साल के मेरे टीचिंग कैरियर में जो मैंने बच्चे देखे हैं, मैं उस तरीके से बात यहाँ पर करूँगा। देखना बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। क्या बात करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे करेंगे कि हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे चीज़ों को, चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसकी बात करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो चैप्टर वाइज बात करेंगे। चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक लगातार देखते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या है, कैसे है और क्यों है। पहला क्या हमारा चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी की बुक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका क्या है, क्लास 11th का टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ तो आप 9th-10th में अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई की है या फिर अगर आपने आईसीएसई पढ़ा, अगर आईसीएसई किया तो आपको बहुत कुछ आता होगा इस चैप्टर के बारे में। अगर सीबीएसई से आपने किया, फिर भी आपने 9th-10th में 9th क्लास अगर आपने पढ़ी है सीबीएसई से, तो भी आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। तो क्या है, इस चैप्टर को मैं पूरा ही चैप्टर मानूंगा ईजी चैप्टर है, बहुत कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत भारी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छी करोगे तो ये चैप्टर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम लोग देखें तो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सवाल उससे बनते ही बनते हैं। स्टाइकियोमेट्री के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आपका सिर्फ इसमें नहीं है, 11th-12th मिला के पूरा सिलेबस मिला के कम से कम 3-4 चैप्टर्स में ये कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होते हैं। तो अगर उसको एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे तो आगे क्या रहेगा, तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान नजर आने वाली हैं। तो आप इनको अभी से पढ़ने का ट्राई करें, क्योंकि ये सवाल अगर यहाँ से नहीं पूछा तो किसी और चैप्टर से पूछ लेगा सवाल। तो अगर कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार आ गया तो वो हमेशा के लिए आपके काम आ ही जाएगा। देखना तो ये आपको क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ना है। क्या है उसमें आपका मोलैलिटी हो गया, और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग एनसीईआरटी के बुक में पढ़ते हैं, तो वो आपको आने चाहिए काफी अच्छे से। अगला क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत टफ नहीं है चैप्टर, कहीं ना कहीं इसको भी 9th-10th में आप पढ़े होते हैं। देखिए क्या है, क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्वांटम नंबर। इससे बहुत ही सारे सवाल बनते हैं। अगला क्या है, बोहर मॉडल, ठीक है, द डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये डुअल नेचर ऑफ मैटर आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसका क्या, इसका इंपॉर्टेंस तुरंत डबल हो जाती है, क्योंकि यही सेम टॉपिक आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अब या तो इससे सवाल फिजिक्स में आ जाएगा या फिर केमिस्ट्री में आ जाएगा, कहीं भी आ जाए। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया, फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है कि इस टॉपिक से जो सवाल फिजिक्स में है वो आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस डबल हो गई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। केमिस्ट्री में अगर इससे हो सकता है कि हर साल सवाल ना आता हो, फिजिक्स में आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर स्पेशली उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है कि आपका डुअल नेचर से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। बोहर मॉडल को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ा होता है पहले। क्वांटम नंबर को बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ करके जाना अपने अपने घर, एग्जाम। अगला आता है केमिकल बॉन्डिंग
थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिक्कत कुछ, ये केमिकल बॉन्डिंग जो आपका है इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिक्कत हो चुकी है, ये केमिकल बॉन्डिंग गलती से यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये क्रूशियल फॉर नीड तो है ही अभी हम लोग, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक में। डिलीट कर दिया। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब देखो ये फिजिकल का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है। ये आपका चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, मतलब इसमें बहुत सारा हमको क्या पढ़ना होता है, थ्योरी पढ़नी होती है। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये बहुत, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ, बहुत हाई फाई है चैप्टर, थ्योरी बेस्ड है, तो बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है। इसके ऊपर आपको फोकस करना है पूरे के पूरे चैप्टर को ही, हर एक चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ना है। लेकिन टॉपिक फिर मैं आपको बताता हूँ जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। एंट्रोपी आपको पता होनी चाहिए, एंथैल्पी आपको पता होनी चाहिए, तीनों आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे के सारे आने चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी चीज जो बहुत सारे चैप्टर में यूज होगी। स्पॉन्टेनिटी एक ऐसी चीज जो बहुत सारे चैप्टर में यूज होगी। डेल्टा जी और डेल्टा एस। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग अगला चैप्टर, तो आपका इक्विलिब्रियम, और फिर दोनों आ गए तुम्हारे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों ही आपके इसके अंदर आ चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ले चैटलियर प्रिंसिपल नीट का फेवरेट टॉपिक है। पिछले साल का पेपर चेक करना, 4 5 10 साल का, तुमको ये पता चलेगा कि नीट का फेवरेट टॉपिक जो है वो कौन सा है, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। पीएच कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सवाल पूछता है। बाकी आपका इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं मानता हूँ फिजिकल का, मुझे नहीं फील होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई सबके लिए है, बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट टॉपिक जो फील होता है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे क्या, मैंने यहाँ तक देखा कि टीचर्स को भी ये चैप्टर बहुत टफ फील होता है, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है कि जो हमारे मतलब स्कूल्स हैं या फिर कोई आसपास के हैं इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। टफ है तो क्या, इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा लोगों ने बना लिया कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर इजीली हम लोग समझें, आसानी से वन एट अ टाइम, वन टॉपिक एट अ टाइम अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझाने में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ये चैप्टर उतना भी बहुत भारी चैप्टर इसको मैं नहीं मानता हूँ। देखते हैं इसके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गैल्वेनिक सेल आपको आना चाहिए, सवाल भर भर के आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बहुत बेहतरीन। इलेक्ट्रोलिसिस आपको आनी चाहिए, बेसिक। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि आपको यहाँ पर एक चीज में और लिखो तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो दोनों क्या आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड टॉपिक्स हैं, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद होनी चाहिए, उसको भी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगला तुम्हारा क्या है चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक चैप्टर है। क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब जो होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है भाई, तो होना जो चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए भारी होता है। फिर यहाँ से कूद के हम लोग तुरंत कहाँ भागते हैं, काइनेटिक्स में भागते हैं। तो जब हम लोग काइनेटिक्स में भागते हैं तो काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम हलवा चैप्टर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा मतलब बाप लेवल का चैप्टर, जब वहाँ से पढ़ के हम लोग कहाँ पे जाते हैं, काइनेटिक्स में जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है कि भाई ये चैप्टर उतना टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपके सामने एक बार टाइगर, एक बार शेर खड़ा हो, एक बार आप शेर से लड़ लिए हो, ठीक है, फिर आपके सामने कुत्ता आ जाए गली का, तो तुम्हारे लिए वो कुत्ते से लड़ना उतना टफ नहीं होगा। हालांकि कुत्ता भी अगर काटेगा तो दर्द होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कुत्ता भी क्या है, बहुत डेंजर है, अगर वो काटेगा तो दिक्कत ही आएगी। लेकिन जब बार भाई टाइगर से भिड़ लिए तो कुत्ता क्या चीज़ है, उस तरह वाली फीलिंग यहाँ पर है कि अगर तुम टाइगर से लड़ लिए तो कुत्ता क्या चीज़ है, तो अगर एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिए तो काइनेटिक्स क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये एक बहुत रिलेटिव चैप्टर है, क्योंकि हम लोग वो पढ़ के आते हैं, वो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ के आते हैं, तो काइनेटिक्स क्या होता है, बच्चों को आसान फील होता है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद तो तुमको कहीं ना कहीं आसानी होगी। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बार देख लेते हैं, वो छोड़ गया। रेट लॉ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये सब सारे टॉपिक्स, सब पढ़ना, इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना। अगला अब आते हैं हमारा सेकंड पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखते क्या है। पहला हमारा आपको सबको पता है एनसीईआरटी का थर्ड या फोर्थ चैप्टर आपका ये पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखते क्या है इसके अंदर।
सबसे पहले क्या है, तुमको ट्रेंड्स सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक साइज का, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, आपको ट्रेंड्स क्या है पता होने चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है, हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया। तो अगर ये चैप्टर तुम अब एनसीईआरटी अगर चेक करोगे, पुरानी एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस चैप्टर की ये जो नई वाली अभी आई है एनसीईआरटी 2024 में या 23 में, 2023-24 वाली जो आई है, उसमें अगर तुम चेक करोगे, तुमको इस चैप्टर में तुमको बस यही सब चीजें मिलेंगी। एक तो तुमको मिल जाएगी हिस्ट्री, ठीक है, उसको तो हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि नीट में सवाल उससे बहुत आते नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल नहीं आते, 4-5 साल में तो आए ही नहीं है। अब क्या बचा इस चैप्टर में, ट्रेंड्स बचेंगे, सारे के सारे ट्रेंड्स खाली। पहले पढ़ोगे रेडियाई, फिर पढ़ोगे जेड इफेक्टिव आप पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, फिर आप पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा हुआ, अगर तुमको ट्रेंड्स पता है तो मोटा मोटा तुमने ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया है। पी ब्लॉक काफी रिड्यूस हो गया, ये काफी रिड्यूस हो चुका है, अब ये चैप्टर बहुत हल्का हो चुका है, एनसीईआरटी में लगभग है ही नहीं, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स उतना सिग्निफिकेंस इस चैप्टर का रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ चीजें हैं ऐसी आपको जो पढ़ करके जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एनसीईआरटी में, हो सकता है कि नीट एग्जाम में वो लोग सवाल पूछ लें, क्योंकि 1, 2, 4 सवाल तो बाहर से होते ही होते हैं। तो बाहर से कहाँ से हो सकते हैं, जो एनसीईआरटी से हट गए हैं, या फिर जो एनसीईआरटी में है लेकिन उतना हमको सिग्निफिकेंट फील नहीं होते हैं, वहां से सवाल आपके आ सकते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ करके जाए। ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट्स के बारे में मोटी मोटी ऊपर से आप सारी उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ के जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई उनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई उनकी, उनके ऑक्साइड्स के बारे में कुछ पढ़ लो, हैलाइड्स के बारे में पढ़ लो, और क्या पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे अमोनिया के बारे में पढ़ाई कर लो, कैसे बनता है, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस पढ़ लो, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस और उनका मैन्युफैक्चर आप पढ़ लें। क्योंकि क्या है, कुछ छोड़ के मत जाओ, ठीक है, क्योंकि अब 650 में आपको आखिरी कॉलेज जो मिलेगा वो 650 मिलेगा, तो इसलिए कुछ भी छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि कुछ भी छोड़ के जाओगे आपका 4 नंबर हो जाएगा 646, 645, वहाँ कॉलेज नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको कुछ भी छोड़ के मत जाओ, मतलब ऐसा चांस छोड़ो ही मत तुम्हारा कहीं से भी नंबर कट पाए। अगला देखेंगे आपका ये हो गया डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट, बेसिक चैप्टर, छोटा चैप्टर, चीजें बहुत ज्यादा भारी नहीं है। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सारी की सारी, कलर कोडिंग, मतलब सॉरी ये मैंने फिजिक्स का बोल दिया, कलर सारे के सारे कंपाउंड्स के आपको पता होने चाहिए, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको चीजें पता है तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है इस चैप्टर में, अगर आपको इतनी चीजें पता है तो। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अब क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बोलूंगा इसको मैं इनऑर्गेनिक का टफेस्ट चैप्टर बच्चों के पर्सपेक्टिव से, इनऑर्गेनिक का टफेस्ट चैप्टर आपका ये वाला है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, मीडियम चैप्टर है, समझने वाली बात है भाई। देखो, एक तो आपके पास टीचर अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, आपके तक चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती हैं इस चीज़ में, ठीक है। देखते क्या है इसके अंदर। IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए कि सवाल, सीधा सवाल IUPAC नेमिंग, या तो IUPAC नेमिंग करो या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, कुछ ना कुछ IUPAC नेमिंग के बेस्ड सवाल आएगा ही आएगा। वार्नर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक, इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। VBT तुमको आना चाहिए, CFT आना चाहिए, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब चीज़ आपको अगर नहीं आती है तो आपके लिए दिक्कतें बनेंगी। इतने टॉपिक्स को तो कम से कम अच्छे से पढ़ करके जाना। अगला अगर मैं इसमें देखूँ तो चैप्टर क्या आता है तुम्हारा, कुछ भी तो आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, जो वहां पे छूट गया था केमिकल, जो वहां पर गलती से आ गया था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको मैं रखूंगा टफ में क्योंकि बच्चों को टफ ही फील होता है। देखते क्या है, हाई वेटेज चैप्टर है। अब देखना, स्पेशली ये चीज लिखाई गई यहाँ पर, सबसे ज्यादा सवाल केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा सवाल, कुछ ऐसे चैप्टर्स फिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, उनमें में से एक चैप्टर कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत सवाल इससे पूछता है, भर भर के सवाल इस चैप्टर से तुम्हारे पूछे जाते हैं। देखना, कुछ टॉपिक है, इनको जरूर पढ़ करके जाना। VSEPR थ्योरी तुमको आनी चाहिए बहुत बेहतरीन अंदाज में, हाइब्रिडाइजेशन आपको आना चाहिए बहुत प्यार से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको आनी चाहिए। सब क्या है, बहुत क्रूशियल टॉपिक्स हैं, मतलब अगर ये नहीं आएंगे तो चैप्टर तुमको समझ ही नहीं आएगा। और सवाल सारे कहाँ से बनते हैं, सारे नहीं, मतलब 80% सवाल कहाँ से बनते हैं, इन 3 टॉपिक से बनते हैं। अगर ये 3 टॉपिक्स तुमने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो चांस है कि केमिकल बॉन्डिंग में 80% चांस ऐसा है कि आप सवाल सही ही करके आओगे,
ठीक है, बाकी सभी पढ़ो लेकिन रिवीजन इनका बड़े लेवल पे करो। मुद्दा ये आता है। अगला देखना क्या है, अगला हमारा क्या आता है आखिरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखते हैं ऑर्गेनिक में क्या क्या है, कैसे कैसे और क्यों क्यों है। पहला हमारा सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, पता है हमको, इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक का बेसिक, जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं ऑर्गेनिक की। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्गेनिक का फाउंडेशन बोलते हैं। देखना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आना ही चाहिए, आइसोमेरिज्म, मतलब ये सब क्या है, फाउंडेशन। अगर ये नहीं आएगा, अगर इस चैप्टर को तुम छोड़ करके जाओगे और फिर चाहोगे कि तुमको 12th की ऑर्गेनिक आ जाए या फिर फर्स्ट ईयर का आ जाए ऑर्गेनिक। अब मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। हमारे यहाँ 11th का बैच चलता है और चलता है 12th का बैच, ठीक है। ड्रॉपर का बैच अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अब जो 12th का बैच है उनको मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने सिर्फ क्या पढ़ाया, 11th वाली ऑर्गेनिक पढ़ाई है। मतलब मैंने उनको IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें मैंने उनको सिखाई हैं 12th वाले बच्चों को स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अगर उनको ये नहीं आएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं आता होगा, कुछ बच्चों ने 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं होगी, तो अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, सब साफ रहेगा। तो मैंने उनको फिर से ये वाला पढ़ाया। मैं उनको 11th क्लास के बच्चों के साथ बैठाता हूँ, क्यों? क्योंकि ये वाला चीज़ अगर नहीं आएगा, पूरा 12th की ऑर्गेनिक क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बस यही रीज़न है, इसलिए आपको ये आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस आपको आना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तो भाई बेकार है जिंदगी। देखना अगला, हाइड्रोकार्बन 11th क्लास का चैप्टर है, देख लेना। अब देखो इसमें मैंने वो सारे के सारे टॉपिक रख दिए हैं। देखना एक चीज, ऑर्गेनिक की एक खासियत है, ऑर्गेनिक में मैंने एक चीज बड़ी अच्छी की है, मैंने वो सारे रिएक्शंस के नाम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने रख दिए जिनको कि तुमको पढ़ करके जाना ही जाना है। अगर हाइड्रोकार्बन से सवाल आएगा 75 से 80% चांस है कि यहीं से आएगा। अगर नहीं बिलीव है, नहीं ट्रस्ट है, पिछले 10 साल का पेपर चेक कर लेना, पिछले 10 साल का पेपर चेक करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी चीज, टीम 2-3-4 लोगों की हमारी टीम बैठी थी, उन्होंने टिक लगाया एक एक चीज पे, तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये चीज देखना भाई, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या है, तुम इसको जाके चेक कर लेना। इसमें क्या है, मैंने वो रिएक्शन के नाम लिखे हैं, वुड्स रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसे मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सवाल आपके 90% 80% चांस है कि यहीं से आने हैं। तो रिएक्शन का नाम तक मैंने लिख दिया है कि अगर तुम आखिरी टाइम रिवाइज कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यूट्यूब पे गए सर्च किया वुड्स रिएक्शन, सामने आ जाएगा। गूगल पे गए, क्रोम पे गए, सर्च किया वुड्स रिएक्शन, सामने आ जाएगा, पढ़ करके जाओ, हो सकता है सवाल नीट में उससे पूछ ले। तो इस तरह की बात है आपके लिए मैंने यहाँ पे करके रखी है। तो इसका जो PDF है, या फिर इसका मैं PDF ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर आप मुझसे मांग सकते हैं पर्सनल मैसेज करके ग्रुप में। इसका PDF अपने पास एकदम रखें। अगर PDF नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके इसको सबको नोट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है नीट एग्जाम के 1 महीना पहले। जब रिवीजन करोगे तब बहुत काम आएगा। समझते हैं आगे। तो ये सब रिएक्शंस आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखना अगला, बताया ना मैंने इसका सारा टॉपिक, वुड्स रिएक्शन हो गया। अच्छा नहीं पढ़ाया, स्ट्रक्चर तुमको पता होने चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स के प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शंस आपको आने चाहिए। एल्केन्स का रिएक्शन हो गया, एल्कीन्स के रिएक्शंस हो गए, एल्काइंस के रिएक्शंस हो गए। फिर आपको होना चाहिए पता इंपॉर्टेंट रिएक्शन सच एज मार्कोनिकॉफ रूल, ओजोनोलिसिस, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। समझेंगे इसके आगे। अगला आगे आपका चैप्टर क्लास 12 में हम लोग जंप कर चुके हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। देख लेना भाई, रिएक्शंस के नाम यहाँ पर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना भाई, सवाल आएंगे। अगला अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब देखो रिएक्शंस के नाम, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के सारे रिएक्शन क्या इंपॉर्टेंट है। फिनॉल्स का रिएक्शन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, रीमाटीमा, राइमाटाइमन रिएक्शंस एंड ईथर के बारे में आपको जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ करके जानी पड़ेंगी। अगला अगर देखें एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका एक चैप्टर है। देखना रिएक्शंस के नाम, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से देखो एक चीज क्या जानने को मिली, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो एल्डोल कंडेंसेशन आप पढ़ते हो उसके मैकेनिज्म से सवाल पूछता है, उसके मैकेनिज्म से सवाल ये लोग पूछते हैं। देख लेना भाई। कैनिजारो, कहीं नहीं जा रहा, कैनिजारो रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस आपको पढ़ करके जाने ही जाने हैं। देख लेना। एमाइंस, अमीन्स, क्लासिफिकेशन पढ़ लो, बेसिस हिस्ट्री पढ़ लो अमीन की। रिएक्शन देख लो, रिएक्शन से नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन,
हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस। देखो अगला बायोमोलिक्यूल, आखिरी चैप्टर होगा मुझे लग रहा है, ये आखिरी चैप्टर है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, देखो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर और फंक्शन, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाई करके जाओ, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ाई करके जाओ। इससे तुमको क्या मिलेगा, एग्जाम में 75 से 80% चांस क्या है, सवाल इन्हीं से बनते हैं, सवाल इन्हीं से बनते हैं। देखो अब क्या है, थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे कभी ना कभी हम लोग लाइफ में, तो आप लोग मेरा भी थैंक यू रखेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे। इसको फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट कर लेना, काम आएगा जिंदगी में। बंद करेंगे इस लेक्चर को एक कुछ लाइंस के साथ। क्या लिखा है, राहों में कांटे बिछाए जाते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसले आजमाए जाते हैं। तो क्या है, राहों में कांटे, राहों में कांटों का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी तभी आप उनसे लड़ेंगे और आप आगे जाएंगे। ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं बना जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, तो कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये जो लगता है माइक में ये उड़ गया था यहाँ, निकल गई गलती से। ठीक है, तो क्या आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम से आपको लड़ना है, आपका हौसला आजमाया जाएगा, आप कितना डिटरमाइंड है, आप कितना मोटिवेटेड है अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, वो चीज़ आजमाया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, जब नहीं पढ़ोगे तो सोओगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, जब काम करोगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। फिर मिलेंगे इसी के साथ, पढ़ते रहें और इसको सबको नोट कर लेना कॉपी में, नहीं होगा तो मैं PDF बोल दूंगा, टीम से वो लोग PDF डाल देंगे। थैंक यू गाइस।